ये डाउट है तुम लोगों में से किसी का? मोहन का? हाँ सर। इसको ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये दे रखा है कि ऐसा कुछ दिया है, इसमें से करंट यानी दो पार्ट पहले है ग्रुप में भेजा हुआ है तुम लोग का डाउट वाले में, तो बाकी दो पार्ट देख सकते हो। ये थर्ड पार्ट है ये क्वेश्चन का। बोल रहा है कि बहुत लंबे समय तक इस स्विच को क्लोज रखे हैं और फिर इसको ओपन कर रहे हैं, तो इंडक्टर के थ्रू करंट क्या होगा एज फंक्शन ऑफ टाइम हमको बताना है। ठीक है, तो जो जनरल मेथड होता है खुद से बता रहे हैं, फिर दूसरा मेथड बताएंगे। कभी भी कोई भी सवाल दिया रहा है इस तरह का, तो जो जनरल मेथड है यानी कि हर जगह वैलिड है उस चीज का, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली कर सकते हो। जो भी चीज हम लोग पढ़े हैं देखोगे तो ये बीच वाले का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप लिखे तो यहाँ पे अगर 0 लिखते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट होगा, यानी कि इन दोनों के क्रॉस में हमको 0 और 12 वोल्ट दिख रहा है, यानी कि बीच वाला जो भी है इसका कोई रोल नहीं होगा। हम लोग को ऐसे ही जो नॉर्मल केस पढ़े थे उसी से आ रहा है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई नॉट हो जाएगा 12/6 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर टी बाई एल। ठीक है, तो इस केस में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि जब बीच में ओपन सर्किट कर दे रहे हैं तो इंडक्टर और रेजिस्टेंस के क्रॉस में ये पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है, इस चीज के लिए हम लोग डायरेक्ट ये चीज लिखते हैं। ठीक है, तो इसी से जनरलाइज्ड फॉर्म करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल करा रहे हैं, सेम चीज है क्योंकि ये वाला सिंपल है। यहाँ से लास्ट में करेंगे भी तो हमको कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। इस वाले में दिक्कत होता है क्योंकि हम लोग को सिंपल सर्किट नहीं दिख रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा दे रखा है। तो यहाँ भी रेजिस्टेंस है, ये है 6 ओम, ये 3 ओम, ये 2 हेनरी, ये 4 ओम, और ये दे रखा है 20 वोल्ट। ठीक है, तो जो जनरलाइज्ड फॉर्म है वो हम बता रहे हैं कि यहाँ से हम t इक्वल टू 0 पे इसको क्लोज कर दिए। t इक्वल टू 0 पे क्लोज करने के बाद हम इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि जो हमारा जनरल मेथड होगा कहीं भी अप्लाई कर सकते हो मेथड। ठीक है, यहाँ से हम मान लेते हैं कि इसमें से करंट I1 आया, इधर I चला गया, तो इधर जाएगा I1 माइनस I। ठीक है, ऐसा चीज हमको मिल गया, ऐसा अगर करंट हमको डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया, तो अब हमको इस लूप में जैसे कि अगर हम इस इंडक्टर के थ्रू देख रहे हैं तो करंट I आ रहा है, तो फाइनली हमको सॉल्व I के लिए ही करना है। तो हम इसमें से I1 का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर I का वैल्यू में पुट कर देंगे कैसे भी करके। तो जब भी हमको ऐसा कुछ सिचुएशन दिखता है तो हम लोग के मन में KVL आता है, करंट दिख रहा है और कुछ दिख नहीं रहा है, क्या करें क्या नहीं करें, तो लूप में चलो घूम लेते हैं, घूमने से कुछ मिल जाएगा। तो अगर हम इसका नामकरण कर दें ABCDEF, ठीक है, तो एक बार हम लूप में घूम रहे हैं, इन लूप ACDFA, ठीक है, नहीं बड़ा वाला लूप लिख रहे हैं, A से C गए, C से D से F। ठीक है, बड़े वाले अगर लूप में हम घूमेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो ध्यान से। तो यहाँ से E यानी कि 20 माइनस I1 माइनस I इंटू 6, फिर इधर चले आए, इस वाले लूप में करंट हमको I1 दिख रहा है, यहाँ पे माइनस 4I1 इक्वल टू 0। यहाँ से I1 का कुछ वैल्यू मिलेगा तो उसको लिख लेते हैं, कितना आ जा रहा है, यहाँ से -6I1, यहाँ से -4I1, 20 माइनस प्लस 6I इक्वल टू यानी कि
I1 हमको मिल जा रहा है 2 + 6/10 I। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम I1 का वैल्यू लिख रहे हैं 10 से डिवाइड करके ये हमको मिल जा रहा है। इसके बाद हमको सेकेंड लिखना है I के फॉर्म में, तो सेकेंड हम इस लूप में घूम लेते हैं, यानी कि इन लूप A B E F A B E F A। ठीक है, ये चीज आ रहा है। तो इस लूप में अगर घूमेंगे तो ध्यान से एक बार देख लो, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। तो यहाँ से देखेंगे 20 - 3I, यहाँ पे लिखेंगे, इधर से इधर करंट जा रहा है तो -LdI/dt। फिर यहाँ से 4 के लिए तो लिख रहे हैं 20 - 3I -LdI/dt, और यहाँ पे -4I1 = 0। अब यहाँ से I1 का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, 20 - 3I -LdI/, स्मॉल लाइन लिखो, -4, यहाँ से क्या जाएगा -448 -24/10I। ठीक है, ये देखो हम लोग का जनरल इक्वेशन मिलता हुआ दिख रहा है आई के फॉर्म में। इसके बाद इंटीग्रेट करे थे हम लोग, वही चीज यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ से यहीं के बाद हम लोग उस चीज को नॉर्मलाइज करके हम सॉल्व करने के लिए ट्रिक यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 20 - 8 12 आ रहा है, माइनस यहाँ से 2.4 लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे 3 है तो 5.4I, अच्छा dt -LdI/dt। L जो भी दिया हो 2 दे रखा है। इसी इक्वेशन को ध्यान से देखें, अगर हमारा सर्किट ऐसा होता, मान लेते हैं ये बैटरी लगा होता, सिंपल ऐसा सर्किट होता जिसका ये 5.4 ओम रेजिस्टेंस होता, 12 वोल्ट का बैटरी होता, और ये L जो कि 2 है इंडक्टर होता, इसमें से करंट I अगर बह रहा होता तो इसके लिए भी हम यही इक्वेशन लिखते। ठीक है, इसके लिए भी हम यही इक्वेशन लिखते, और यहाँ से I का वैल्यू अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से देख लो, अगर कुछ और लिखते तो बताओ। सेम चीज दिख रहा है, इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ से हम सिंपली इस चीज को लिख के हम इंटीग्रेट नहीं करना चाह रहे हैं, इंटीग्रेट तुम कर सकते हो, इतना उम्मीद है। ठीक है, तो यहाँ से हमको यही सर्किट दिख रहा है कि अगर ये सर्किट होता तो ये इक्वेशन आता, तो यहाँ से हम I डायरेक्टली लिख सकते थे क्या, तो I = V/R 1 - e⁻⁻5.4 LL का वैल्यू 2 दे रखा। ठीक है, तो ये चीज इक्वेशन हमको मिल जाएगा। तो ये जनरलाइज मेथड। ठीक है, और जो हम लोगों ने मेथड पढ़ा था नहीं डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए, वो मेथड देखते हैं, मेथड 2। हाँ, उसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ करे थे हम लोग पीछे, उस चीज को यहाँ पे सुधारेंगे। ये इक्वेशन दे रखा है, हम उसको फिर से बना रहे हैं फिगर को। बैटरी हमारे पीछे था, ऐसा है, ये 6 ओम 3 ओम 2 हेनरी 4 ओम, ये 20 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो बैटरी को शॉर्ट सर्किट करके इसके क्रॉस, यानी कि जो दोनों एंड है ए और ये एंड बी,
शॉर्ट सर्किट करके फाइंड आर अक्रॉस ए बी, यही काम करना था हमको। तो यहाँ से ध्यान से देखो, अगर हम शॉर्ट सर्किट करने के बाद ए बी के अक्रॉस देखेंगे तो हमको ऐसा सर्किट मिल रहा है। इसी चीज को हम डायरेक्ट बताए थे, ठीक है। ऐसे शॉर्ट सर्किट करना है, उसको शॉर्ट सर्किट करने के बाद ऐसा मिल रहा है, ये 6, ये 4, ये ए और ये बी, ये 3। तो हमको 6 और 4, ये और ये दोनों ए और इस पॉइंट के बीच में, यानी कि सी और बी के बीच में दिख रहा है, यानी कि दोनों आपस में पैरेलल है और 3 के साथ सीरीज में है। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से देखेंगे तो 6 और 4 का 6 इंटू 4/10 प्लस 3 हमको आंसर मिल रहा है, इनके 5.4 लिख रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ जो हमने आर इक्विवेलेंट यहाँ पे जो लिखा है, ये जो लिखा है वही चीज मिल रहा है 5.4। अब जो हमको ईएमएफ लिखना है, यहीं पे थोड़ा सा हम लोग प्लस प्लस थोड़ा सा गड़बड़ करें, ठीक है। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट ये चीज मिला है। अब अगर हमको लिखना है फॉर इक्विवेलेंट पोटेंशियल, ठीक है, डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहे थे, उसमें गड़बड़ हुआ होगा। अगर हम बोल रहे हैं कि फॉर इक्विवेलेंट पोटेंशियल, तो हम इक्विवेलेंट पोटेंशियल की किसके अक्रॉस लिखेंगे, तो अक्रॉस ए बी का ही हम बात करें, ए एंड बी, यानी कि हम बोल सकते हैं वी ए माइनस वी वी क्या होगा, ये चीज हमको पता करना है। तो वी ए माइनस वी वी अगर हम पता करना चाहते हैं तो कैसे, तो हम ओपन सर्किट मानेंगे, सर्किट द इंडक्टर, इंडक्टर को हम ओपन सर्किट अगर माने हुए हैं तब ए बी के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिख रहे हैं। तो अगर ये यहाँ पे ओपन सर्किट है तो इसमें करंट तो 3 वाले रेजिस्टेंस में, 3 ओम वाले रेजिस्टेंस में करंट 0 होगा, यानी कि बी और सी का जो पोटेंशियल होगा वही ए और बी का पोटेंशियल होगा। यहाँ पे 20 वोल्ट का बैटरी है और करंट अगर देखेंगे, फिर से एक बार सर्किट हम ड्रॉ कर रहे हैं, कि इसको हम लोग ऐसा फाइंड कर रहे थे, इसको ओपन सर्किट करके, ये 20 था, ये 6 ओम है, ये 4 ओम है, ये 3 ओम है। अगर ऐसा ओपन है तो इस केस में जो हमारा मैक्सिमम करंट आई शो कर रहा है, तो आई इसकल टू हमको दिख रहा है 20/10, 2 एम्पियर, ठीक है। तो 2 एम्पियर हमको करंट दिख रहा है। अगर 2 एम्पियर यहाँ से करंट दिख रहा है, इसका मतलब अगर हम इस या ये ए पॉइंट है, इसमें करंट 0 है, ओपन है तो करंट 0 है, तो इसका पॉइंट सी भी जो होगा पॉइंट, यानी कि वी ए इक्वल टू वी सी हम बोल सकते हैं, क्योंकि करंट आई थ्रू 3 ओम जो है 0 है, यानी कि सी और बी का पोटेंशियल जो होगा वही ए और बी का पोटेंशियल होगा, यानी कि वी ए माइनस वी बी को हम लिख सकते हैं वी सी माइनस वी वी, और वो कितना दिख रहा है, तो इसमें से करंट बह रहा है 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 6, तो इसको मिल रहा है 12 वोल्ट, ठीक है। तो ये चीज है हमारा इक्विवेलेंट, यानी कि अगर हम कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है इसको सिंपल सर्किट में बदलना चाहते हैं, तो ये हमारा इक्विवेलेंट जो है, बैटरी ईएमएफ आया, ये था हमारा आर इक्विवेलेंट, और इसके बाद हम अगर सर्किट ड्रॉ करेंगे इन सब को यूज करते हुए, तो वही सर्किट यूज ड्रॉ कर लेंगे, 5.4, 12 वोल्ट, और ये एल इक्वल टू 2 हेनरी। इसके बाद आई हम लिख लेंगे 12/5.4 इंटू 1 माइनस सी रेज़ टू पावर माइनस आर 4t/2, ठीक है। तो कोई भी चीज दिया होगा इन दोनों मेथड को यूज करना है, करंट लिखने के लिए इस दोनों मेथड का यूज करना है, ठीक है। पीछे जो हम लोग पढ़े थे वहां पे इस चीज को आई मैक्स ले रहे थे, वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ है, उस चीज को सुधार लेना, ठीक है। नोट पॉइंट करके लिख लेना कि हाँ पीछे वाले को सुधारना है वहां पे।
इक्विवेलेंट भी फाइंड करना है, वो कैपेसिटर वाले में चल जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा भी इक्विवेलेंट हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। तो ये दो मेथड है। ऊपर वाला मेथड केवीएल केसीएल जो है परफेक्ट मेथड है। कैसा भी सर्किट दिया रहा है, अगर हम नहीं समझ में आ रहा है क्या करें कैसे करें, तो ये काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ के बाद तुम डायरेक्टली मैथ सॉल्व करो या फिर इक्विवेलेंट सर्किट बना लो, तुम्हारे ऊपर है। हाँ, एग्जाम में अगर आएगा बोर्ड लेवल, बोर्ड में तो नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, बाकी इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। ये केवीएल केसीएल, अगर कोई भी और सर्किट दे रखा हो, हमको नहीं समझ में आ रहा है हम कैसे इसको तोड़े क्या करें, तो डायरेक्टली केवीएल केसीएल लगा सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई बात में दिक्कत पूछ लो। सर उसका आंसर दूसरा दिया हुआ है। क्या दे रखा है? 2+4 e⁻²t है। 2+4 e⁻²t। का पावर 2, 2 एक मिनट, क्वेश्चन फिर से देखते हैं। कर रहे हैं उसके बाद क्लोज है। अच्छा ठीक है, ठीक, बहुत देर बस इस क्वेश्चन में दिए। यहाँ पे तो हम t इक्वल टू 0 पे क्लोज ही कर रहे हैं, चार्जिंग का केस हो जा रहा है, हम ध्यान नहीं दिए थे। यहाँ पे कोई देर तक क्लोज है, तो ये सर्किट पहले इसमें कर ये जो इंडक्टर है वो चार्ज है, यानी इसमें क्या होगा कि एनर्जी हो जाएगा, दिख रहा है। और उसके बाद हम ओपन करेंगे, पहले से उसके पास कुछ एनर्जी होगा। चलो ठीक है, बना लेते हैं उसको भी। तो जैसे हमको दे रखा है ऐसा, अगर ये ऐसे 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये 9 ओम है, तो हमको दिख रहा है कि ये सर्किट ऐसा कुछ दिख रहा है। ये हो जाएगा 2 ओम, ये हो जाएगा 9 ओम, ये 12 वोल्ट और ये हो जाएगा 1 हेनरी। और ये बहुत देर तक क्लोज्ड है, कुछ करंट पास करा होगा, कितना करंट पास किया होगा। तो एसटीडी स्टेट में, स्टीडी स्टेट का अगर हम बात करें तो जो इंडक्टर होता है वो कैसा भी बोलो, शॉर्ट सर्किट बिहेव करा होगा, यानी कि इसमें जो करंट आई नॉट पास किया होगा 12 यानी कि 6 एम्पियर पास किया होगा, क्योंकि सारा का सारा इधर से ही पास किया होगा। ये अगर हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो इधर से कोई करंट पास नहीं होगा, यानी कि ये इतना करंट पास किया होगा, यानी कि इसमें जो मैक्सिमम करंट अभी है वो 6 एम्पियर, यानी कि पास एनर्जी बोल सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड हाफ 1 × 6 का स्क्वायर, यानी कि 18 जूल होगा।
अब देखते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस में हमसे कहा जा रहा है ये अब ओपन हो गया, ठीक है। अभी इसके पास जो करंट होगा, ठीक है, अभी जस्ट अगर हम ओपन किए हैं t इक्वल टू 0 पे अगर ओपन किए हैं तो इसमें करंट जो होगा इधर से होगा और वो कितना होगा I इक्वल टू 6 एम्पियर, ठीक है, इतना होगा। ये है 3, ये 9, ये 6, ठीक है। अब इनसे पूछ रहा है कि अब बताओ कि समय के साथ साथ कैसे वेरी कर रहा हो। इंडक्टर के थ्रू करंट तुरंत चेंज नहीं हुआ होगा, यानी कि इसके थ्रू इतना मान लिए। अब क्या करें, इसके बाद डिस्चार्जिंग, के साथ साथ इसमें से अगर I1 मान लेते हैं, इधर आई है, इधर से अब I1 माइनस आई, भी रखा है। बारह 8, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सिंपली अगर देखे तो इधर का तो कोई मतलब नहीं रहेगा, तो ऐसा को दिया जा रहा है ये 12 वोल्ट 6 ओम और इधर ऐसे मान लेते हैं करंट आ ही गया, तो आई इक्वल टू 12/6 यानी कि 2 एम्पियर। तो टोटल करंट थ्रू इंडक्टर जो हो जाएगा दिस मोमेंट 6 + 2 यानी कि 8 एम्पियर, ठीक है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करे होंगे तो उस समय से इंडक्टर के इतना करंट गया होगा। भी कुछ कहाँ निकल रहा है, I1, ठीक है। पहले से उस पे एनर्जी है और भी एनर्जी को हम उसमें सेम डायरेक्शन में करंट पास कर रहे हैं और करंट जो है इतनी है और बढ़ेगा होगा। तो
इसमें लिखते हैं, ठीक है इसको देखते हैं लास्ट में। ठीक है लास्ट में टाइम बचता है तो इसमें कुछ छोड़ रहे लग रहा है हम। ठीक है कोई कंसेप्ट जो मिस हो रहा है कि इसको लास्ट में देखते हैं। ठीक है इसको लास्ट में देखते हैं, पहले से इस पे चार्ज मतलब एनर्जी है और एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, तो ये पूरा लग रहा है लिखना पड़ेगा। फिर भी देखते हैं लास्ट में इसको, अभी आगे का देख लेते हैं। अब एक ही क्वेश्चन में टाइम बर्बाद हो जाएगा, एक टॉपिक बचा हुआ है हम लोग का, तो खत्म करके फिर देखते हैं। छोटा सा ही टॉपिक है एलसी ऑसिलेशन, और एलसी ऑसिलेशन खत्म करने के बाद इसको फिर से एक बार देख लेंगे लास्ट में। ठीक है तो पहले तो टॉपिक है उसको खत्म कर लें। ठीक है तो नेक्स्ट अभी देख रहे हैं हम लोग एलसी ऑसिलेशन। एल इंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अगर हम कुछ फोटो बना रहे हैं, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक एक्टिव इंडक्टर है और इसमें करंट आई नॉट कुछ भी है। ठीक है एक्टिव है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अगर अभी हम स्विच को ओपन रखे हैं तो इसके पास एनर्जी होगा हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर। ठीक है एनर्जी जो होगा हाफ एल आई नॉट स्क्वायर होगा। अगर हम t इजकल टू 0 पे इस स्विच को क्लोज कर देते हैं, ये हमारा कैपेसिटर है C। इनिशियली हम इसको चार्ज लेस यानी कि इस पे चार्ज जो है 0 मान रखे हैं, तो Q इजकल टू 0 है, इस पे अभी कोई चार्ज नहीं है, T इजकल टू 0 पे। लेकिन जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो जो करंट है वो इधर की तरफ फ्लो करना शुरू करेगा और इस पे चार्ज होना शुरू करेगा, यानी कि धीरे धीरे इस पे प्लस क्यू चार्ज आया होगा, इस पे माइनस क्यू चार्ज आया होगा, ये सी। इसमें से करंट आई नॉट घट के कुछ आई रह गया होगा। फिर वैसे ही चढ़ते चढ़ते इस पे मैक्सिमम चार्ज मान लेते हैं प्लस क्यू नॉट, इस पे माइनस क्यू नॉट, और इसमें उस समय करंट हो गया होगा 0 किसी समय के बाद। फिर अगर देख रहे हैं तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके पास एनर्जी जो हो गया हाफ सी वी स्क्वायर हो गया, और इसके पास एनर्जी जो हो गया वो 0 हो गया। यहाँ पे बीच में अगर देख रहे हैं तो इसके पास एनर्जी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, या भी के टर्म में लिखते तो वही लिखते हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी, और इसमें देखेंगे तो हाफ एल आई स्क्वायर। अब यहाँ पे जैसे कंडीशन है तो अगर इस पे मैक्सिमम चार्ज था, अब क्या होगा कि ये ऊपर की तरफ यानी कि एनर्जी जो है इस कैपेसिटर से इंडक्टर की तरफ जाने लगेगा। इन सब केसेस में क्या हो रहा था, ऐसा बह रहा था। इस केस में क्या होगा कि उल्टा बहना शुरू होगा, और इस पे प्लस क्यू नॉट था तो ये घट के कुछ फिर से क्यू आ गया होगा माइनस क्यू, और इसमें इधर की तरफ आई बढ़ रहा हो, और ये बढ़ते बढ़ते क्या होगा, फिर से इंडक्टर पे इस पे चार्ज 0 हो जाएगा, इस पे करंट उतना ही आई नॉट आ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज रहेगा। ठीक है डायरेक्शन चेंज रहेगा करंट का। अब फिर से इंडक्टर से कैपेसिटर पे आएगा, और इंडक्टर से कैपेसिटर पे आएगा तो जो प्लस वाला होगा
और माइनस डायरेक्शन अगर देखेंगे तो हमको उल्टा देगी। इधर से करंट है तो इस पे प्लस क्यू आ जाएगा, इस पे माइनस क्यू आ जाएगा। तो ये हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, ऐसा रिपीट होते रहेगा। फिर इस पे मैक्सिमम इधर आएगा, इधर मैक्सिमम के बाद फिर से वही चीज रिपीट होते रहेगा। जैसे यहाँ से सिक्स्थ स्टेज क्या होगा कि इंडक्टर में करंट हो जाएगा 0 और कैपेसिटर पे हो जाएगा चार्ज मैक्सिमम, इसमें करंट 0। फिर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से फिर से उल्टा फ्लो शुरू हो जाएगा। उल्टा फ्लो कहने का मतलब ये है कि अब करंट इधर से बह रहा होगा, इस डायरेक्शन से बहेगा और इसमें फिर से करंट आई होगा, यहाँ पे प्लस क्यू बचेगा माइनस क्यू, फिर ऐसा हो जाएगा, इस पे क्यू 0 और इस पे इधर आई नॉट। तो हमको दिख रहा है कि इनिशियल जैसा स्टेज था हमारा, इनिशियली जो स्टेज था का, अगर हम उसको किसी कैपेसिटर के साथ जोड़ दिए, तो कैपेसिटर के साथ अगर हम जोड़ दिए तो जो करंट है यानी जो उसके पास एनर्जी है वो एनर्जी ट्रांसफर करके कैपेसिटर को दे रहा है, यानी कि कैपेसिटर पे एनर्जी धीरे धीरे अब बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे करंट इसमें जा रहा है वैसे वैसे उस पे एनर्जी बढ़ता चला जा रहा है। लास्ट में क्या हो रहा है कि इंडक्टर पे करंट हो जा रहा है 0। अब इंडक्टर पे करंट 0 तो चार्ज कुछ तो है ही, और चार्ज जो है किस पे है, कैपेसिटर पे। कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम, यानी कि अगर हम जाए कैपेसिटर दोनों प्लेट्स को ज्वाइन कर दें तो चार्ज बना जाता है। अगर कोई रेजिस्टेंस कुछ नहीं रहता है तो तुरंत ही माइनस चार्ज मिलके निकल जाता है। अगर कोई रेजिस्टेंस के थ्रू करते हैं जो लोग डिस्चार्जिंग ऑफ करते थे तो कुछ टाइम लगाता है। अगर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से क्या करेगा, अपना सारा का सारा एनर्जी जो होगा वो इंडक्टर को ट्रांसफर करेगा। फिर इंडक्टर के मैक्सिमम में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे करंट का डायरेक्शन देखें यानी कि एनर्जी स्टोर्ड का डायरेक्शन देखें तो उठा रहा है। यानी कि इस केस में, फर्स्ट केस में अगर हम इंडक्टर यूज कर रहे हैं तो ऐसा एक्टिव है और यहाँ पे जा रहा है, तो इस केस में अगर देख रहे हैं तो एक्टिव चेंज है, यानी इंडक्टर चेंज हो रहा है, यानी कि फिर से करेगा, कैपेसिटी को चार्ज है तो चार्ज उस पर जाके स्टोर हो रहा होगा। तो एनर्जी के फॉर्म में हम देख सकते हैं कि इंडक्टर का एनर्जी कैपेसिटर पे आया, फिर कैपेसिटर से एनर्जी इंडक्टर पे गया, फिर इंडक्टर से कैपेसिटर, कैपेसिटर इंडक्टर, ये चीज चलता रहेगा। ठीक, और सबका कुछ टाइम होगा, तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि किसी फिक्स टाइम पीरियड में ये चीज होते रहता है। ऐसा हम लोग जो है ऑसिलेट कर रहा है, एक दूसरे पे ऑसिलेशन हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है। और हम यहाँ पे सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं माने हैं तो कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा होगा। अगर सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो देयर विल बी नो एनी लॉस इन एनर्जी। अगर लोग देखे हैं कि कैपेसिटर को भी आइडियल मानते हैं तो कोई एनर्जी लॉस होता है, इंडक्टेंस भी आइडियल है तो कोई एनर्जी लॉस नहीं है। हाँ, अगर इसके पास कुछ रेजिस्टेंस होता तो एनर्जी लॉस हो रहा होता। तो हम फिलहाल रेजिस्टेंस कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो नो एनर्जी लॉस ही मानेंगे। हम बोल सकते हैं कि एनर्जी ऑसिलेट्स फ्रॉम, ऑसिलेट्स बिटवीन कर देते हैं, बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, यानी कि चार्ज कैपेसिटर को इंडक्टर से जोड़ दें या एक जो है एक्टिव कैपेसिटर से जो है वो ऑसिलेट कर रहा होगा। एनर्जी जो है
ऑसिलेट करते रहता है, इंडक्टर से कैपेसिटर, कैपेसिटर से इंडक्टर होगा, एक से दूसरे तरफ, दूसरे से इधर की तरफ। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोई एनर्जी नहीं लॉस नहीं होगा, दिस इंप्लाइज दैट एनर्जी बी कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे लॉस इज assumed। ठीक है, यानी कि कोई हम रेजिस्टेंस सर्किट में नहीं माने हैं, तो कोई भी एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। तो किसी टाइम टी अगर हम एनर्जी लिखेंगे तो एनर्जी मैग्नेटिक प्लस एनर्जी इलेक्ट्रिक लिखेंगे। मैग्नेटिक एनर्जी क्या होगा, तो 1/2 LI² और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर में है तो 1/2 Q²/C, क्यू के टर्म में लिख रहे हैं। तो ये एनर्जी, ठीक है, तो याद करो हम लोग एसएचएम ऑसिलेशन पढ़े थे, तो वहां पे एनर्जी जब कांस्टेंट हुआ करता था तो हम लोग टाइम पीरियड ये सब निकालने के लिए एनर्जी को डिफ्रेंशिएट कर दे रहे थे। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, कांस्टेंट है, दिस इंप्लाइज दैट du/dt या dx जो भी होगा, तो यहाँ पे q के टर्म में कर लेते हैं। ठीक है, जैसे q है यहाँ पे भेज है, तो q के टर्म में कर लो या टाइम के टर्म में कर लो, किसी भी टर्म में अगर कर लेते हैं तो यहाँ पे हम t के टर्म में कर रहे हैं, टाइम के साथ साथ ही देख रहे हैं, टाइम पीरियड फाइंड करना है तो ये कांस्टेंट है तो 0 होना चाहिए। यानी कि क्या इम्प्लाई करता है, जिसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो 2I di/dt प्लस 1/2 2Q/C dQ/dt। ठीक है, ये मिलेगा हमको, यहाँ से 2 कैंसिल हो जा रहा है, LI di/dt प्लस Q/C dQ/dt इक्वल टू 0 मिल रहा है। ठीक है, LI di/dt प्लस Q/C dQ/dt इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि इन सबको एक टर्म में लिखें, I के टर्म में या फिर Q के टर्म में, किसी भी एक फॉर्म में लिखेंगे। तो Q के टर्म में लिखेंगे तो I होता है dQ/dt, I जो होता है dQ/, हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, I को dt, यहाँ से d2Q/dt², तो dQ/dt तो कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मिलेगा हमको d²Q/ प्लस Q/LC। ठीक है, ये जो आया हमारा वेव का इक्वेशन दिख रहा है। याद करो हम लोग लिखते थे इसी फॉर्मेट में कि d2x/dt² प्लस ω² x इक्वल टू 0, ये वेव का इक्वेशन आया करता था, इसको एक्सेलरेशन बोल रहे थे, एक्सेलरेशन इक्वल टू -ω² x लिखते थे और बोलते थे कि टाइम पीरियड जो हो जाएगा 2π/ω होगा। वैसा ही ये भी हमको चीज से कंपेयर कर लेंगे, सॉल्व करने नहीं जाएंगे। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि इस ऑसिलेशन का जो ओमेगा होगा ये हमको दिख रहा है 1/√LC होगा। ये जो इक्वेशन दिख रहा है हमको वेव इक्वेशन दिख रहा है, यानी कि इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन दिख रहा है। यहाँ से हम रिलेट करें हैं तो यहाँ से ओमेगा हमको ये मिल जाएगा, टाइम पीरियड लिखना होगा तो 2π/ω 2π√LC, फ्रीक्वेंसी लिखना होगा तो फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC। ठीक है, अगर हम इसका Q का जनरल सोल्यूशन लिखते हैं, डबल डिफरेंशिएशन है, सॉल्व कर सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ
क्या बोलते हैं, डिफरेंशियबिलिटी इक्वेशन की क्या होता है उसमें पढ़ना है सब। तो इसको हम बोलते हैं Q इक्वल टू क्यू नॉट, कुछ आएगा साइन का फंक्शन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, इस फॉर्म में आ जाएगा। टाइम के साथ साथ Q है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो I आ जाएगा। I इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं क्यू नॉट ओमेगा साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। आई इक्वल टू हम इतना लिख सकते हैं क्यू नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी बाई फाइव। किसी भी टाइम पे आई का वैल्यू लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट क्यू नॉट स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यानी कि ये वाला देख लो ध्यान से, अगर Q को हम डिस्प्लेसमेंट माने हैं तो I हमको वेलोसिटी मिल रहा है, और ये वेलोसिटी हम लोग लिखते थे v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, वही फॉर्मूला है। आई मैक्स अगर पता करना हो, आई मैक्स कितना होगा बोलो। तो इसी इक्वेशन में अगर मैक्सिमम हमको चाहिए होगा तो ये ओमेगा इंटू क्यू नॉट दिख रहा है, क्यू जब जीरो यानी चार्ज ऑन कैपेसिटर जब जीरो हो, ओमेगा है अंडर रूट एल। ये डायरेक्टली फॉर्मूला हमसे पूछा जाते हैं तो फॉर्मूला सब याद रखना है, ठीक है। ये चीज है, क्यू नॉट जो है यानी कि आई नॉट रूट एल सी है। तो हम यहाँ से प्रूफ भी कर सकते हो कि मैक्सिमम करंट के लिए हम लोग ये भी चेक कर सकते थे अल्टरनेट फॉर मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट के लिए अगर अल्टरनेटिव हम देखेंगे तो लिख सकते थे 1/2 एल आई नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी आना चाहिए। तो 1/2 से 1/2 आई नॉट इक्वल टू दिख रहा है क्यू नॉट बाई अंडर रूट, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग निकाल सकते थे मैक्सिमम करंट, क्योंकि जो भी टोटल एनर्जी इंडक्टर पे होगा और जो टोटल एनर्जी कैपेसिटर पे होगा दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो दोनों को बराबर कर दिए, आई नॉट इक्वल टू क्यू नॉट बाई अंडर रूट, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन करने का सिर्फ इतना मतलब है कि जो एनर्जी है इंडक्टर में और कैपेसिटर में दोनों एक से दूसरे पे जो होगा कि ट्रांसफर हो रहा होगा, यानी कि एक से दूसरे पे ट्रांसफर होता जा रहा होगा, ठीक है। यानी कि इंडक्टर से कैपेसिटर पे, फिर कैपेसिटर से इंडक्टर पे, और ध्यान रहे चार्ज ऑन प्लेट्स या फिर इंडक्टर का एक्टिव डायरेक्शन हर रोटेशन हर ऑसिलेशन में 2 बार चेंज हो रहा है, यानी कि अगर एक बार लेफ्ट वर्ड लिए थे तो राइट हुआ, फिर राइट से लेफ्ट हुआ, तब हम एक ऑसिलेशन कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ऑसिलेशन कब पूरा हो रहा है, इनिशियल स्टेट से फिर से और फाइनल स्टेट सेम हो जाए तब कोई ऑसिलेशन करते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो एलसी ऑसिलेशन में हम यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करने नहीं गए, इक्वेशन डायरेक्टली इस इक्वेशन से जो हम लोग पढ़ले से जानते हैं उस चीज को यूज करते हुए सब कुछ लिख लिए, ठीक है। बुक्स में देखोगे तो इस इक्वेशंस को सॉल्व किया हुआ रहता है, तो जरूरत नहीं है इक्वेशन सॉल्व करने का, वेब में सॉल्व किए ही थे। और साथ साथ ये एक कौन सा चैप्टर है, डेरिवेटिव नहीं, मैं कोई एक चैप्टर है मैथ में पढ़ना पड़ता है, इसको नाम भूल रहे हैं, ठीक है। डबल डेरिवेटिव इस सब का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए, तो इस चीज को कर सकते हो। अभी इंटीग्रेशन चल रहा है, उसके बाद वो चैप्टर होगा, क्या नाम है पता नहीं, भूल गए। डिफरेंशिएबिलिटी शायद,
पता नहीं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सर। नहीं, अरे जिसमें क्या बोलते हैं, ऐसे डबल डेरिवेटिव ट्रिपल डेरिवेटिव को सॉल्व कराया जाता है। एओडी तो एप्लीकेशन डेरिवेटिव हो गया। कुछ बोलते हैं, नाम भूल रहे हैं। ये इंटीग्रेशन के जस्ट बाद तुम लोग पढ़ोगे। अभी इंटीग्रेशन ही चल रहा है ना। हेलो। यस सर। कुछ पता नहीं, माइंड में नहीं आ रहा, लग रहा है कि है लेकिन आ नहीं रहा है। चलो ठीक है। ठीक है, तो कुछ टॉपिक हम लोग खत्म हो गया है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस सब पे, उसके बाद क्या देखते हैं। ठीक है, ऐसा वायर है, इसमें करंट आई बह रहा है और यहाँ पे एक लूप रखा हुआ है, ए बी, ये डिस्टेंस एल है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। फाइंड the plane side V surrounded by distance म्यूचुअल ठीक है, m का वैल्यू फाइंड करना है इस सिस्टम के लिए। m फाइंड करना था तो क्या करते थे, पहले फ्लक्स निकालते थे एक की वजह से दूसरे का, तो वही काम करना है, फ्लक्स फाइंड करना है वायर के कारण लूप पे। फिर कंपेयर करना है। सर आई वाला पार्ट इंक्रीजिंग है। नहीं, कांस्टेंट ही दे रखा है। अच्छा, इंक्रीजिंग चेंजिंग तो होना चाहिए, आई है। हाँ, चेंजिंग है। ठीक है, चेंजिंग है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ नहीं दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन शायद पहले भी हम लोग करे थे कि EMF फाइंड करे थे इस क्वेश्चन से, वही चीज यहाँ है, बस यहाँ कंपेयर कर लेना है।
फाई हम लोग यही लिखेंगे, एक्स के अगर डीएक्स एलिमेंट लिखेंगे, और फाई शायद हम लोग पहले भी कैलकुलेट करे थे, हमको याद आ रहा है 2 पाई आई आ जाएगा ln, ऐसे l से l प्लस a तक है, तो l प्लस a बाई फिर डी फाई है। तो हमको ईएमएफ लिखना है, तो ईएमएफ होता है m इंटू डी आई बाई डी टी, ठीक है। या फिर यहीं से कंपेयर कर सकते हैं कि फाई जो आता है वो हम एम आई आता है, ठीक है। तो यहीं से अगर कंपेयर करेंगे तो m इजकल टू हमको मिल जाएगा म्यू नॉट बी बाई 2 पाई एल एन एल प्लस ए बाई ए। ठीक है, इससे कंपेयर कर लो तो, या फिर एक बार डिफरेंशिएट करके इससे कंपेयर कर लो, बराबर ही है। हमको बोल रहा है कि एक इंडक्टर है एल, बोल रहा है कट इनटू 3 पीसेस, 3 पार्ट्स, ठीक है। नाउ 2 आर कनेक्टेड, 2 of this part are 2 are connected in a series, B parallel, ठीक है। कट कर लिए हैं इक्वल पार्ट्स में। नाउ 2 को हम सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, फाइंड इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, ठीक है। एम को बोल रहा है नेग्लिजिबल है, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है उसको नेग्लेक्ट करना है। एक कोई भी इंडक्टर रखा है, उसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर लिए, 2 पार्ट को लेकर सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। हो गया, सिंपल है। सबका पार्ट का एल अगर हमको पता चल जाए तो सीरीज में L1 प्लस L2 होता है, पैरेलल में L1 L2 बाई L1 प्लस L2 होता है। 2 को है, इसमें अगर जोड़ेंगे तो L1 प्लस L2 आएगा,
इसमें अगर निकालेंगे तो L1 L2 बाई L1 प्लस L2 आएगा, यानी कि L1 और L2 का वैल्यू हमको पता करना है। तो इंडक्टर जो होता है वो आता है म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई L। यहाँ से तो हमको दिख रहा है कि ठीक है, यहाँ से हमको दिख रहा है कि L जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि अगर हम कट करेंगे तो उसका इंडक्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, बताओ कोई भी। अंकित? बढ़ेगा सर। बढ़ेगा। और कोई? ध्यान से इस फॉर्मूले को देखो और बताओ। ठीक है, यहीं पे गलती करते हैं, और लोग गलती करते हैं, फॉर्मूला याद रहता है लेकिन गलती यहीं पे होता है। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कैपिटल N है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, अगर हम इसको 3 पार्ट में कट कर दिए तो हर पार्ट का जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो भी चेंज हो रहा है, N भी चेंज हो रहा है, N कांस्टेंट नहीं हो रहा है। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स N को जो हम N बाई L लिखते हैं ये तो सेम रहेगा, तो इस टर्म में लिख लेना है म्यू नॉट N बाई L। N से अगर मल्टीपल करेंगे तो N स्क्वायर A इंटू L कर सकते हैं। अब इसमें म्यू नॉट भी सेम होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, यानी कि ऐसे जब कट करते हैं तो ये बात ध्यान रखना कि यहाँ से दिख रहा है L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में कर रहे हैं तो ये L/3 हो गया होगा, ये भी L/3 और ये भी L/3, यानी कि जो L1 होगा वो L/3 होगा एंड L2 जो होगा वो भी L/3 होगा। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई L हम लोग यूज करते हैं, लेकिन कट कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हर पार्ट के लिए चेंज होगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो होगा वो सेम होगा। तो उस टर्म में लिख के हम लोग इसको देख सकते हैं। तो यहाँ से सीरीज वाला क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा L इक्विवेलेंट इक्वल टू 12/3 एंड B का हो जाएगा आधा हो जाएगा L/6। ठीक है, क्वेश्चन है ठीक है, 5 माइक्रोफैरेड स्विच ओपन है, फिर जो चार्ज है माइनस Q एंड Q 100 माइक्रोकूलम, बोल रहा है कि T is equal to 0 स्विच इज क्लोज्ड। ठीक, स्विच जो है T equal to 0 क्लोज दे रहे हैं। फाइंड करंट when charge reduces to 50 microcoulomb।
चार्ज में 30 0 क्लोज कर दे रहे हैं तो करंट चार्ज रिड्यूसेस टू 50 माइक्रोकूलम। चार्ज पहुंच जा रहा है तो फाइंड करना है और मैक्सिमम करंट भी पता करना है। अभी जो फॉर्मूला हम लोग देखे उसी को यूज कर लेना है डायरेक्टली। ये आया था। ठीक है, फॉर्मूला ही है, इसको यूज करना है, कर सकते हो। क्वेश्चन नेक्स्ट दे रहे हैं। Switch is closed for long time। ठीक है, after switch is opened voltage across reaches a maximum value of 150 वोल्ट। ठीक है, तो एल का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ऐसा सर्किट दे रखा है, एल का वैल्यू पूछ रहा है, बोल रहा है कि स्विच को बहुत देर तक बंद करके रखे थे, जब ओपन करें तो कैपेसिटर के लॉन्ग जो मैक्सिमम पोटेंशियल पहुंचा 150 वोल्ट पहुंचा, तो एल का वैल्यू क्या होगा।
हो गया। कैसे करेंगे ये बता दो, इतना टाइम लगने वाला क्वेश्चन नहीं है। बोल रहे लॉन्ग टाइम तक अगर हम स्विच को क्लोज रखें तो लॉन्ग या स्टीडी स्टेट, याद कर स्टीडी स्टेट में कैपेसिटर जो होता है वो ओपन सर्किट होता है और इंडक्टर जो होता है क्लोज सर्किट होता है, यानी कि लॉन्ग होता है कि सर्किट हमको ऐसा दिखेगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर जो होता है स्टेडी स्टेट में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है और इंडक्टर शॉर्ट सर्किट। और t इक्वल टू 0 पे इसी का उल्टा होता है, ये बात भी याद रखना है कि t इक्वल टू 0 पे इंडक्टर जो होता है ओपन हो जाता है और कैपेसिटर जो होता है शॉर्ट रहता है। 250 R। तो इसमें करंट आई नोट जो पास हो रहा है वो 50/250 जा रहा है, ठीक है, यानी कि 1001/5। ये मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम वोल्टेज दे ही रखा है, तो हम अगर देखेंगे तो बोल सकते हैं कि हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर जो होगा हाफ सी वी नॉट का स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ से एल का वैल्यू हमको मिल जाएगा, एल इक्वल टू हो जाएगा C/L वी नॉट। सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। आई नॉट का वैल्यू पता है, ये चीज जो है आई नॉट है, सी का वैल्यू पता ही है, वी नॉट दे ही रखा है, एल अच्छा एल का वैल्यू तो निकालना है, यहाँ पे आ जाएगा आई नॉट। ठीक है, ऐसे ही एक सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देख के इसको सॉल्व करोगे इजीली सॉल्व हो जाएगा। At t is equal to 0, K1 ओपन है, opened, K2 closed। At t is equal to infinity यानी लॉन्ग टाइम पे K1 closed, ये है K1 ये है K2, K2 opened। ऐसा दे रखा है फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। इसके बाद नाउ एट t इक्वल टू 0 ये करा जा रहा है, तो फाइंड
angular frequency of LC oscillation. Find first instant when energy of inductor becomes 1/3 of that of capacitor. Third, charge on plates at that instant. ठीक है, इस इंस्टेंट पे चार्ज ऑन प्लेट्स फाइंड करना है। ये सवाल है, इसको आराम से बैठ के इसको इनिशियली क्या है, K1 जो है बहुत देर तक क्लोज्ड है और K2 जो है ओपन है। ठीक, उसके बाद क्या कर रहे हैं कि t=0 पे K1 को ओपन कर रहे हैं और K2 को क्लोज कर दे रहे हैं। यानी कि पहले जो केस हो, हम कैपेसिटर को चार्ज किए हैं, फिर कैपेसिटर को के साथ लगा दिए हैं। तो वही चीज सॉल्व करना है आराम से, और वो जो क्वेश्चन है उसको EMI तो इसका मॉड्यूल जो है वो खत्म करो, HC में बना लो करके खत्म करो। हम कैसे शुरू करेंगे, मॉड्यूल है तो नहीं, हम उसमें से देख के क्वेश्चन दिया करेंगे। तो ठीक है।